सिस्टम को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने। 20 साल में सिस्टम को बर्बाद कर दिया। विकास बाबू नहीं, विनाश बाबू कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिमेंशिया हो, लेकिन जो लोग गांजा शिकार करते हैं। देखिए 2008 में जब मुख्यमंत्री थे तो हमने अपने कॉलेज से उनको 89,21,000 डोनेट करवाया। वो पॉलिटिक्स, जात पात को पॉलिटिक्स में लिया है, मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया। तो इसलिए मुझे उस आदमी से नफरत हो गई। नीतीश कुमार को जानता है गांव-गांव, उतने गांव के लोग मुझे भी श्रद्धा से जानते हैं। तो करप्शन नीतीश कुमार में इतना हो गया है, पेन माफिया पैदा हो गया। तो इस तरह से आप डिवाइड करके नेतागिरी करना मुझे पसंद नहीं है। कि विधानसभा में एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसका अभी फाइल नहीं खुला, उसके पहले उसको पैसा रिलीज कर दिया जाता है। आपका ध्येय है कि वोटर लिस्ट से नाम कैसे काटें, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब वोट का भी अधिकार गरीबों से छीन लेंगे तो फिर संविधान रहा। बिहार में हेल्थ की क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे खराब पूरे हिंदुस्तान में। जो नीति है ना नीतीश जी, ये बहुत गलत है। मेरे दिल से आप उतर गए कि आप अच्छे इंसान नहीं निकल पाए। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में हर राजनीतिक दल इस वक्त चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, अपने अपने फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जो देश के सबसे बड़े डॉक्टर में इनका नाम शामिल है। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद नेहा जी। डॉक्टर साहब, आप नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते थे उस वक्त में, मैं कहूँ कि आज भी बेहद खास है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब नीतीश कुमार के प्रतिद्वंदी बन गए? देखिए 2008 में जब मुख्यमंत्री थे तो हमने अपने कॉलेज से उनको 89,21,000 डोनेट करवाया था। ये आदमी ठीक काम कर रहा है, उस समय शासन थोड़ा सा ठीक हो गया था। सो मैंने उनको लाइक किया। और पढ़े लिखे आदमी थे और लॉजिकल काम करते थे, इसलिए उनको मैं मानता था। इंजीनियर थे, हमारे ब्रदर के क्लास फेलो भी थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स को रियल पॉलिटिशियन बनना शुरू हो गया। रियल पॉलिटिशियन इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, महादलित और दलित। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई आप महादलित दलित की बात कर रहे हैं पढ़ लिख करके, आपको क्या, आपने कभी हाजीपुर गया है क्या? हाजीपुर में फूस के घर देखा है? वहाँ पर सब पासवान रहता है, शुगर पालता है। वो गरीब नहीं है, वो दलित में आ गया। जैसे मुसर शुगर पालते हैं, मुसर बेचारा खाते हैं, उस तरह से बहुत सारे। आप रामविलास पासवान को क्यों देख रहे हैं, जगदीश प्रसाद को क्यों देख रहे हैं? आप दूसरे पासवान को देखिए। तो इस तरह से आप डिवाइड करके नेतागिरी करना मुझे पसंद नहीं है। और उसके बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन वो हमसे बात करते रहे, हमने बंद कर दिया। लेकिन उनकी हमेशा, उनका एक था हरिद्वार, वो फ़ोन लगाता था, मुख्यमंत्री ये काम करने कहते हैं, ये काम है, वो काम है, उनकी तरफ से। फिर मुख्यमंत्री खुद बात करते थे, मैंने कहा उन्हीं से बात कराओ, मैं काम कर दूंगा उनका। तो मैं उनका काम करता रहा। तो वो मैं उनके फिर, लेकिन वो पॉलिटिक्स, जात पात को पॉलिटिक्स में लिया है, मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उन्होंने ये कहने के बाद भी, महादलित कहने के बाद भी वो बता दें कि कितना मुसर समाज को आईएएस, बीपीएससी और डीएसपी बनाया, कितने को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। अगर अपने महादलित बनाया खाली 8,000 रुपया देने के लिए, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी बात है, ये आपकी सोच गलत है। तो इसलिए मुझे उस आदमी से नफ़रत हो गया। और नफ़रत क्यों हुआ बताता हूँ। जब मैं देखा कि दिल्ली में मज़दूर लोग सारे बिहार के हैं, 70% मज़दूर बिहार के हैं, तो हम बिहार आए और बिहार हम 6 महीना घूमते रहे।
मैं इनका हरनौत गया, हरनौत सभी जिलों में गया मैं, और सभी जिलों में मैंने शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का आवासीय विद्यालय देखा। टीचर कहीं भी प्रॉपर नहीं थे, और हद तब हो गई जब मैं हरनौत के स्कूल में गया तो स्कूल का बिल्डिंग नहीं था। बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? मास्टर साहब के रूम में। इनको सर मानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस वजह से नीतीश कुमार से आपकी दूरियां बनी, लेकिन अब जब हम 2025 में बैठे हैं, विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है, गिनती के दिन रह गए हैं, और ऐसे में अब जब आप चुनावी मैदान में हैं तो अब आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस के आप नेता हैं। कौन सी विधानसभा सीट का चयन किया है आपने? हमने राजगीर विधानसभा चुना है, चूँकि नालंदा मेरा घर है जी। और राजगीर भी मेरा घर है। तो अगर ये तो नीतीश कुमार का पसंदीदा क्षेत्र है। अब जो भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अपनी ज़िंदगी में मैंने 5000 ऑपरेशन किया है, जी। तो कम से कम 700 से लेकर 800 ऑपरेशन मैंने नालंदा जिले वाले को हार्ट का ऑपरेशन किया है, या तो वाल्व बदला है या बाईपास किया है। तो मेरे मरीज आपको हर गांव में मिल जाएंगे नालंदा के। तो जितना नीतीश कुमार को जानता है गांव-गांव, उतने गांव के लोग मुझे भी श्रद्धा से जानते हैं। उनका जरूर है, वो उन्होंने अपना, चूँकि मुख्यमंत्री रहे हैं 20 साल तक, तो उनका भी जिला है, मेरा भी जिला है, इसलिए ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप नालंदा का चयन आपने किया है, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इन दिनों एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे मानने से इनकार कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं बिहार में। देखिए, एसआईआर एक मुद्दा तो जरूर है, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। क्राइम का जो एक्सट्रीम पर चला गया, करप्शन, आप चले जाइए सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, सीओ बोलता है कि हम 2 करोड़ रुपया दे करके सीओ बने, तो पैसा कहाँ से लेगा? वो गरीब से लेगा। तो करप्शन नीतीश कुमार में इतना हो गया है, पेन माफिया पैदा हो गया। एक ज़माने में कोल माफिया कहा जाता था, बालू माफिया कहा जाता, यहाँ ब्यूरोक्रेट माफिया बन गया है। तो नीतीश कुमार ने पेन माफिया पैदा कर दिया, समझे कि नहीं? और जो क्राइम हो रहा है, ये क्राइम इसीलिए हो रहा है कि एक गंदे अफसर को पोस्टिंग कर रहे हैं पेन माफिया के लोग, पैसा ले करके, करोड़ रुपया ले करके, लाखों रुपया करके, चाहे वो एसपी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कोई भी हो। इसने सिस्टम को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार ने 20 साल में सिस्टम को बर्बाद कर दिया। इनको विकास बाबू नहीं, विनाश बाबू कहना चाहिए। उसका 3 कारण है। नंबर 1, इन्होंने गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया। तो मजदूर का बेटा मजदूर बनने के लिए ही बन गया, पढ़ाई नहीं कर पाया तो मजदूर ही बन गया। नंबर 2, 20 साल में इन्होंने एक फैक्ट्री नहीं लगाया, और जो फैक्ट्री था ईख का, कपास का, उसको सबको बंद कर दिया। नंबर 3, इन्होंने स्वास्थ्य पर एक पैसा भी ध्यान नहीं दिया। तो आपको बता दूं, अभी पार्लियामेंट में ही कहा गया कि 15 लाख लोग अपना हार्ट सर्जरी, कैंसर और डिफरेंट बीमारियों के लिए यहाँ से पैसा खर्च करते हैं, दिल्ली एम्स में, सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो ये आदमी को विकास किस बात को कहेंगे? और हमने देखा 22-23 में करीब 9 पुल जो बनने के पहले ही टूट गया। तो ये भी एक करप्शन है, पुल बनने के पहले टूट गया। मैंने तो ये भी देखा कि विधानसभा में एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसका अभी फाइल नहीं खुला, उसके पहले उसको पैसा रिलीज कर दिया जाता है। बताइए, प्री प्लान्ड है। तो करप्शन नीतीश कुमार जी के राज में बहुत हाइट हो गया है। हमारे गांव के लोग, पंचायत के लोग, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि बिना पैसा दिए उनका ना ब्लॉक में काम होता है, न सीओ के काम होता है। आपने दूसरी सवाल जो उठाया, क्योंकि अभी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखिए, सीएजी ने किया इंस्पेक्शन, 70 करोड़ 587 करोड़ का घपला है। जो इतना पैसा, बताइए, अगर 100 रुपया भी दिया जाता है, आप एक नौकर को देते हैं सब्जी लाने के लिए, तो उससे भी पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या क्या लाया, वो बताता है, लिख के लाता है। और यहाँ तो 70,000
685 करोड़ जो लोगों को मिलना चाहिए था फायदा, ग्राम पंचायत को, ग्रामीण को, सड़कों को, शहरों को, वो पैसा इन लोग खा गया, दिखा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब खा गया। और इसलिए बचे हुए हैं कि यहाँ बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। अगर किसी और की सरकार होती और मीडिया इसके कंट्रोल में नहीं होता तो नीतीश जी को रिजाइन करना पड़ता, नीतीश जी को तुरंत रिजाइन करना पड़ता। तो करप्शन इतना हाइट में है कि इनको चला जाना चाहिए, इस सरकार को जाना ही चाहिए। दूसरा मुद्दा आपने एसआईआर का उठाया। एसआईआर का भी मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए कि देखो ज्ञानेश कुमार, तुम हमसे उम्र में छोटे हो और आप जो हैं एक संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संविधान के अनुसार आपको चलना चाहिए। आप जितना भी जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, सब आपने अधूरा जवाब दिया। आपने कहा 2002 और 2003 में भी एसआईआर हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ एसआईआर 243 दिन 8 महीने तक चला था और इलेक्शन 2005 में था, ना कि 2003 में। इलेक्शन अभी होना है और आप 97 दिन में कहते हैं। जब बाढ़ का दिन आ गया, बाढ़ का समय आ गया, लोग बाढ़ से पलायन करते हैं, बिहार में लोग बाहर जाते हैं, और तब आप कहते हैं कि 97 दिन में हमको ये लाइए, और आप एक दस्तावेज बनाते हैं। आप ये नहीं चाहते कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, आपका ध्येय है कि वोटर लिस्ट से नाम कैसे काटें। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हम कितना से ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ें, ना कि काटें। और आपने जो 11 चीज़ बनाया है, किस गांव के लोगों के पास बैंक कार्ड होगा, किसके पास पेंशन मिलता है, कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, कितने लोगों के पास ज़मीन का कागजात है। नीतीश कुमार जी ने तो जब सेंसस किया तो 98 लाख परिवार के पास तो कोई ज़मीन ही नहीं है। कहाँ से दिखाएगा कि मेरा ज़मीन है? घर भी नहीं है। आपसे सवाल किया जाता है, आप जवाब नहीं देते, जवाब उल्टा पुल्टा देते हैं। आप यू आर बिहेविंग लाइक ए डिक्टेटर, जैसे कि आप सत्ता पक्ष के कोई, आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, बल्कि आप सत्ता पक्ष के कोई बोलने वाले हैं। तो इसलिए एसआईआर, इसीलिए जो आधार, वोटर आधार राइट जो राहुल गांधी जी का चल रहा है या महागठबंधन को चल रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आज हमारे देश में इन लोग हमारे संविधान से, हमारा राइट से, देखिए ऑलरेडी हमारे मोदी जी 345 पब्लिक सेक्टर में आधा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को निजीकरण कर चुके हैं अदानी अंबानी के हाथ में। वो अधिकार नौकरी का गरीबों को मिलना चाहिए था, वो छीन चुके हैं। अब वोट का भी अधिकार गरीबों से छीन लेंगे तो फिर संविधान रहा कहाँ? संविधान में ही तो कहा गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का वोट एक है तो एक मजदूर का वोट भी एक है। यही एक ऐसा जगह है जहाँ संविधान ने दोनों को एक ही तराजू में तौला है बराबर से, और उसको भी आप छीन लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए जो यात्रा हो रही है, अधिकार यात्रा महागठबंधन की, ये लोगों को अवेयर करने के लिए कि सावधान हो जाइए, ऐसे लोग हमारे देश में, हमारे राज्य में एक करप्शन, एक क्राइम, पेन माफिया, एजुकेशन ख़त्म, नौकरी से लोग पलायन कर रहे हैं, भुखमरी सबसे ज़्यादा है। आज बिहार जो हमारा देश है, राज्य है, 28 राज्यों में सबसे गरीबी यही है, सबसे ज़्यादा भुखमरी यही है। 56% बच्चे 15 साल से नीचे हमारे कुपोषण के शिकार हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार। आज आप हेल्थ को देख लीजिए, कहीं भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, मैं सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, ना कहीं पर इनका कार्डियक केयर यूनिट है, ना कहीं पर इंटेंसिव केयर यूनिट है। आप बताइए, इतना 13 करोड़ आबादी है, 13 करोड़ आबादी में इनके पास एक IGIMS में कैंसर सेंटर है, और वो भी किसका बनाया हुआ? उनको पता होना चाहिए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने जबरदस्ती बनवाया IGIC में। ये नीतीश कुमार जी का देन नहीं है।
मैंने अपने कलम से डॉक्टर साहब, बनाया। बिहार में हेल्थ सेक्टर को लेकर खूब चर्चा होती है। अभी पटना में भी पीएमसीएच अस्पताल कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का दूसरा अस्पताल है ये। मंगल पांडे लगातार कह रहे हैं कि ये तो मंगल राज है नीतीश कुमार का, कि हमने हेल्थ सेक्टर में इतना काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, जबकि हेल्थ में ढेर सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप लगातार हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़े डॉक्टरों में आपका नाम शामिल है, तो बिहार में हेल्थ की क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे खराब पूरे हिंदुस्तान में, इतना सिस्टम कहीं नहीं खराब है। मैं सारे जिलों में गया, आपको बता दूं, जहां पर 500 बेड होना चाहिए वहाँ 100 बेड है। ऑपरेशन थिएटर नाम का चीज़ नहीं, ना आपको आई सर्जन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मैं जिला स्तर के अस्पताल की बात कर रहा हूँ, ना आपको ईएनटी सर्जन मिलेगा, ना जनरल सर्जन मिलेगा, ना गायनकोलॉजिस्ट मिलेगी, ना ऑपरेशन थिएटर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना आईसीयू मिलेगा, ना कार्डियक केयर यूनिट मिलेगा। एक भारत सरकार ने न्यू नेटल केयर बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। तो बिहार में जो स्वास्थ्य की सेवा है, अरे मंगल पांडे जी हों या नीतीश कुमार जी हों या कोई भी हो, ये जो 5,000 बेड कर रहे हैं, इनके पास कितने कार्डियक सर्जन है, कितने न्यूरो सर्जन है, कितने कैंसर हॉस्पिटल है। रूल कहता है कि हर 1 करोड़ आदमी पर एक कैंसर अस्पताल होना चाहिए। इनके पास 13 करोड़ है, इनके पास 13 कैंसर हॉस्पिटल है नहीं है। तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? बॉम्बे। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? चेन्नई। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? कलकत्ता। हम लाखों करोड़ रुपया पैसा बिहार से हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में हम बाहर भेज रहे हैं। अगर वही बिहार में होता तो पैसा बिहार में बचता। डॉक्टर साहब, आपके नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से भी अच्छे संबंध रहे हैं, मैं कहूँ कि रामविलास पासवान से भी, उस वक्त के आप बड़े डॉक्टर हैं, तो तीनों से अच्छे संबंध है। मौजूदा समय में नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, क्योंकि आपने एक अच्छा समय नीतीश कुमार के साथ बिताया है। तो ये सवाल आपके लिए बेहद वाजिब है कि नीतीश कुमार की स्थिति अभी क्या है और क्यों है ऐसी? देखिए, 2023 में मैंने नोटिस किया कि नीतीश कुमार का बिहेवियर, उनसे एक सवाल किया गया कि कोई आया था रिपोर्ट लेकर के कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहे कि भाई होम मिनिस्टर को बुलाओ। वो होम मिनिस्टर को बुलाने के लिए अब कोई डर से नहीं बोल रहा था कि होम मिनिस्टर आप खुद ही हैं। बहुत देर के बाद किसी ने कहा उनके कान में, चपरासी उनका, कि सर आप ही होम मिनिस्टर हैं। अच्छा, हम ही होम मिनिस्टर हैं, मतलब ये भी भूल गए कि हम कौन हैं। तो हमें उस समय भी मैंने कहा था कि अब नीतीश कुमार जी का जबकि एज उनका नहीं है कि डिमेंशिया हो, लेकिन जो लोग गांजा शिकार करते हैं या कोई ऐसे मादक पदार्थ लेते हैं, उनको डिमेंशिया जल्दी हो जाता। और मैंने तो ये कहा था कि 2024 आते आते इनकी याददाश्त जो है 50 to 70% कम हो जाएगा। मैंने उनको कहा भी था कि भाई आप, इनका एक दोस्त था ललन सिंह, मैंने तो कहा अभी भी बेहद खास दोस्त हैं। अच्छा, तो मैंने कहा था ललन सिंह जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका MRI कराइए। तो मैंने सुना कि मेरे कहने के बाद उनका ब्रेन का MRI हुआ, उनका ब्रेन का चेकअप हुआ, और आप लोग को नहीं मालूम, जो मुझे पता चला, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू, आई एम नॉट श्योर, बट हमें कहा गया कि अपना दिमाग का इलाज करने के लिए लंदन गए थे और इनका इलाज चल रहा है। उसी को डिमेंशिया को कम करने के लिए, डिमेंशिया को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, धीरे किया जा सकता है। जितना तेज से बढ़ रहा था, उसको दवाइयाँ निकली है कि अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, क्योंकि मेरा था कि अगर वो नहीं जांच कराएंगे तो दवा वो कुछ ले रहे होंगे, जो भी लेटेस्ट दवा निकला है कि अल्जाइमर्स को रोका जा सकता है जहाँ पर है, या कम से कम धीमा किया जा सकता है। तो नहीं तो अब तक तो अब तक उनका अपने आप को भी भूल जाते कि मैं नीतीश कुमार हूँ कि कौन कुमार हूँ। लेकिन हमको लगता है कि उन्होंने इलाज करवा लिया तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो काफ़ी ड्यूटेट कर रहे हैं। और ये राज्य जो है नीतीश कुमार थोड़े चला रहे हैं, इनका पेन माफिया 4-5 जो लोग हैं वो चला रहा है। आप अधिकारियों को पेन माफिया कह रहे हैं? बिल्कुल, दे आर पेन माफिया, बिकॉज वाई द CEO शुड टेल कि हम 2 करोड़ रुपया दे कर आए। किसको दे के आए भाई 2 करोड़ रुपया?
तो बोलते हैं हम पेन माफिया को देखे हैं, पेन मैंने ब्यूरोक्रेट जो उनको पोस्टिंग करता है, जी। तो उसी को हम पेन माफिया कह रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स है, इन्होंने करप्ट ब्यूरोक्रेट्स पैदा कर दिया देश में। पूरे बिहार के पैसे को उन्होंने, गरीबों का पैसा को उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के बैंक में डाल दिया। 5,000 करोड़, 1,000 करोड़ जो गरीबों को मिलना चाहिए था पैसा, जो रोड बनना चाहिए था, जो स्कूल बनना चाहिए था, अस्पताल बनना चाहिए था, अच्छे एजुकेशन होना चाहिए था, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी, मखाना का फैक्ट्री लगना चाहिए था, बाढ़ वालों को लिए बाढ़ रोका कैसे जाए, इतना साल से 20 साल से बाढ़ नहीं रोक पाए। तो ये सब चीज़ें जो पैसे चले गए, ये इन लोगों के पॉकेट में चले गए। अब वो पॉकेट में चले गए, उसको क्या कर सकते, उसको पेन माफिया ही बोलेंगे। ये भी माफिया ग्रुप है, यही हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप लोग SIR के मुद्दे को लेकर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो मुद्दा था कि पेंशन बढ़ाना है, बिजली के बारे में आप लोगों ने बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन नीतीश कुमार एक एक करके सारे मुद्दे आप लोगों के फेल हो रहे हैं। बिजली फ्री कर दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी, अब तो आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास मुद्दा है। मैं मैनिफेस्टो का मेंबर हूँ, और मैनिफेस्टो हम लोग मिल के बना रहे थे। मैं उसका पार्टी हूँ। और आपको बता दूं कि जैसे ही हमने कहा कि वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया देता है, उसको 1,500 रुपया कर देना चाहिए। 400 रुपये में कुछ नहीं होता एक परिवार का, तो 1,500 रुपया कर देना चाहिए। तो हमने नेक्स्ट डे सुना कि नीतीश कुमार जी ने 1,100 रुपया कर दिया। और 1,100 रुपया नहीं किया, आपने अपने खजाना से निकाल करके फटाफट एक हफ्ते के अंदर 1,100 रुपया सबके बैंक में डाल भी दिया। उसी तरह से हम लोग दूसरे दिन मीटिंग कर रहे थे कि हम लोग अब जो है बिजली को फ्री करना चाहिए, और किसानों को तो बिल्कुल फ्री, और 200 यूनिट करना चाहिए। वो नीतीश कुमार जो हमेशा बोला करते थे कि बिजली फ्री नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं। हाँ, बिजली फ्री देना सरकार का काम नहीं है। वही नीतीश कुमार अब जब वोट आ गया, 2 महीने के बाद वोटिंग है, तब बोलते हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि हम लोगों ने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो हम लोग जो कर रहे हैं उसको इमीडिएटली वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो वृद्धा पेंशन हुआ, अब जैसे हमने कहा कि हम आंगनबाड़ी, ममता और जो रसोइया हैं, उनको हम सम्मान रूपक पे बढ़ाएंगे। अभी हमको सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को 1,000, 2,000, 3,000 रुपया बढ़ा दिया। अब हम लोगों ने जैसे ही डाला है कुछ मुद्दे और कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को हम लोग पैसा देंगे, भत्ता। और तो और सुन लीजिए, ये हमारा प्रपोजल था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के लोग कुछ सर्च कर रहे थे। हमने कहा नहीं, 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, रोजगार देंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे दे सकते हैं। तो हमने कहा कि लघु उद्योग, मीडियम उद्योग लगा करके हम हर पंचायत में लगाएंगे, और हर पंचायत में कम से कम 1,200 बच्चों को हम जॉब देंगे। हमारा 8,000 पंचायत है, तो हम 1 करोड़ नौकरी हम 5 साल में बच्चों को दे पाएंगे। और हमने जिस दिन ये डिस्कस कर रहे थे, भी लिखे भी नहीं थे, ये मैटर लीक आउट हो गया। और आपके ही लोगों ने लीक आउट किया होगा ना सर? नहीं, आप पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बोल सकता कि हमारे लोगों ने, जो भी है। नीतीश कुमार ने नेक्स्ट डे शाम को कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि महाराज, आप 20 साल तक रहे मुख्यमंत्री, तो 400 रुपया वृद्धा को देते रहे, और जब 2 महीने के बाद चुनाव है तो आप उसको 1,100 कर दिए। क्या ठीक बात है? आप पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर हैं भाई, तो गलत बात है ना। आप अभी तक ये नहीं बोले कि हम बिजली कहीं फ्री नहीं देंगे, आपने 125 करोड़ यूनिट फ्री कर दिया। आप रोजगार नहीं देते थे, आप तो बोलते थे, तेजस्वी जी को ये बोलते थे कि भाई कहाँ से इतना पैसा लाओगे जो 10 करोड़ नौकरी, 10 लाख नौकरी देने के लिए बोलते हो। लेकिन जब तेजस्वी के साथ आप ज्वाइन किए तो आपने 4-5 लाख नौकरी दे दिया। अब बताइए कहाँ से पैसा आया? तो आपका जो नीति है ना नीतीश जी, ये बहुत गलत है। मेरे दिल से आप उतर गए कि आप अच्छे इंसान नहीं निकल पाए। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लिख करके डिग्री नहीं लेना इम्पोर्टेंट है। डीजी और इलेक्शन कमिश्नर को भी बोल रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार को भी, कि देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। बनना है कि तुम कितने अपने आप कॉन्शियस से कितना सच्चे हो। अगर सच्चे हो कॉन्शियस से, तभी तुम अच्छे इंसान हो और एजुकेटेड हो,
नहीं तो मोस्ट अनएजुकेटेड लोग, यही मैं कहना चाहूँगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।